नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम दोस्तों। आज हम जानेंगे कि इंग्लिश में हम पढ़ते क्या हैं और पढ़ते क्यों हैं। इसके साथ साथ कुछ सवाल भी उभर के आते हैं कि भाई इंग्लिश हम पढ़ें क्यों। इंग्लिश हमें एग्ज़ाम्स को भी अगर हम हटा दें, एग्ज़ाम्स को भी अगर हम दरकिनार कर दें, साइड रख दें, तो हमारी व्यक्तिगत लाइफ में, हमारी सामाजिक जीवन में इंग्लिश का प्रभुत्व आज भी बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। आदमी कितना ही पढ़ ले, कितना ही लिख ले, अगर उसको इंग्लिश नहीं आती है तो उसकी नॉलेज को लगभग शून्य माना जाता है। उसको एक अनपढ़ की तरह ट्रीट किया जाता है। हालांकि ये चीज़ गलत है, लेकिन रियलिटी है, सच्चाई है। इंग्लिश पढ़ना कौन नहीं चाहता है? सब चाहते हैं कि मैं इंग्लिश में बोल पाऊँ, इंग्लिश में चीज़ें समझ पाऊँ, इंग्लिश में चीज़ें लिख पाऊँ। तो फिर समस्या क्या आती है? क्यों आज भी इंग्लिश का इतना प्रभुत्व होने के बाद भी एक हमारे देश का बहुत बड़ा तबका इंग्लिश नहीं सीख पाता है, इंग्लिश नहीं समझ पाता है, इंग्लिश नहीं पढ़ पाता है? इसका क्या कारण है? ये क्या डर है? सीखना सब चाहते हैं, ऐसा नहीं है कि कोई सीखना नहीं चाह रहा, लेकिन सीखने के लिए उसको स्टार्ट कहाँ से करना है, कैसे पढ़नी है, क्या पढ़ना है, यही समझ में नहीं आता। इंग्लिश की इतनी हाइप बना दी गई है, इतना उसको अगर कोई बोलने का प्रयास भी करता है तो उसमें उसको जो इंग्लिश जिन पे आती है वो उसको इतनी अनकंफर्टेबल कर देते हैं, इतनी गलतियां उसकी गिना देते हैं कि बेचारे को उसको हिम्मत ही नहीं आ पाती ये काम करने की, है ना। हिम्मत ही नहीं जुटा पाती। तो आपको सबसे पहले काम करना है कि आपको हिम्मत जुटानी है। उसके बाद का काम सारा मुझ पे छोड़ देना है, वो सारा काम आपका मैं देख लूँगा। आपको सिर्फ हिम्मत जुटानी है, 5 से 6 महीने मेहनत करनी है, और उसके बाद आप देखेंगे कि आप इंग्लिश पढ़ भी पा रहे हैं, समझ भी पा रहे हैं, बोल भी पा रहे हैं। इंग्लिश का प्रभुत्व सिर्फ इसलिए नहीं है क्योंकि समाज में एक इंग्लिश बोलने वाले व्यक्ति की एक पहचान अलग ही होती है, बल्कि इसलिए भी है क्योंकि फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली हम इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं, और जो हमारी डायलेक्ट्स हैं, जो हमारी प्रांतीय भाषा हैं, जो हमारी लोकल लैंग्वेजेस हैं, उनका हम डिजिटलाइजेशन नहीं कर पाए हैं। हम मोबाइल हिंदी में नहीं चलाते हैं, हम मोबाइल तेलुगु में नहीं चलाते हैं, कन्नड़ में नहीं चलाते हैं, हम मोबाइल इंग्लिश में चलाते हैं। इंटरनेट पे आज ज्ञान के बिल्कुल खदान है ना, लेकिन उसको अगर हमें सर्च करना है तो हमें इंग्लिश में टाइप करना पड़ेगा, हमें क्वेश्चन इंग्लिश में फ्रेम करना पड़ेगा, इंग्लिश में लिखना पड़ेगा। उसका जो आंसर आएगा वो भी पूरा एक पैरा इंग्लिश में आएगा। जिसके इंग्लिश समझ में आएगी, पूरा इंटरनेट का फायदा उसको जाएगा। समझ पा रहे हैं आप? इंग्लिश ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको सीखने के बाद आप कभी, आपका ये आजीवन, जीवन पर्यंत कभी साथ नहीं छोड़ेगा। इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको पढ़ने के बाद आप अपने डे टू डे लाइफ में कम से कम सैकड़ों बार इंग्लिश को अपने लाइफ में पाएंगे। कहीं बोर्ड पे इंग्लिश लिखी पाएंगे, कहीं अपने मोबाइल को हम पता नहीं कितने बार खोल के देखते हैं, उसमें हमें इंग्लिश मिलती है। इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं, उसमें इंग्लिश मिलती है। बेहतर किताबें इंग्लिश लैंग्वेज में लिखी होती है, बेहतर ऑथर्स इंग्लिश में लिखते हैं। इंग्लिश की सीखने के कारण बहुत ज़्यादा हैं, और जो हम इंग्लिश पढ़ने वाले हैं वो सिर्फ एग्ज़ाम्स के लिए नहीं। इंग्लिश आप सीखेंगे तो वो आपको हर पर्सपेक्टिव में काम करेगी। हालांकि हमारा टारगेट एग्ज़ाम्स होता है, एग्ज़ाम्स के लिए हम इंग्लिश पढ़ते हैं, लेकिन इंग्लिश पढ़ने के बाद मान लीजिए अनफॉर्चुनेटली आपकी तैयारी छूट गई, आपका सिलेक्शन नहीं हो पाया। इस तैयारी से जो एक चीज़ आपको बचेगी अंत में, वो इंग्लिश बचेगी, जो कि आपके हमेशा साथ रहेगी। आप कॉरपोरेट में जाएंगे, आपको इंग्लिश लगेगी, आप समाज में जाएंगे, आपको इंग्लिश लगेगी। ठीक है, तो इंग्लिश पढ़ने के बहुत फ़ायदे हैं, और लगभग हर एग्ज़ाम में इंग्लिश पूछी जाए, लगभग हर बड़े एग्ज़ाम में, हर सेंट्रल के एग्ज़ाम्स में इंग्लिश पूछी जाती है। चलिए जान लेते हैं कि इंग्लिश में होता क्या है। इंग्लिश क्या है? इंग्लिश एक लैंग्वेज है, एक भाषा है, एक माध्यम है, मीडियम है, एक क्या करने का, इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र करने का। इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र करने का क्या है? एक माध्यम है।
है ना। और किसी भी भाषा में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है, किसी भी भाषा में, कि हम दो पार्ट्स देख सकते हैं। एक होता है उसका भाषा वाला पार्ट, लैंग्वेज, जैसे हिंदी में हिंदी व्याकरण, हिंदी भाषा और हिंदी साहित्य। इसी तरह से इंग्लिश में इंग्लिश लैंग्वेज और इंग्लिश लिटरेचर। लिटरेचर मतलब साहित्य। हम पढ़ते हैं, हमने एकेडमिक्स में पढ़ा है, हमने साहित्य पढ़ा है, हमने व्याकरण पढ़ी है, ग्रामर पढ़ी है, लैंग्वेज भाषा का अध्ययन किया है। तो उसी तरह से बेटा इंग्लिश लैंग्वेज के 3 मेजर कंपोनेंट्स होते हैं, एक वोकैबुलरी, एक ग्रामर और एक कॉम्प्रिहेंशन। किसी भी भाषा में सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज होती है वो होती है वोकैबुलरी, शब्दकोश, वर्ड्स। उसमें शब्द होने जरूरी हैं, बिना शब्दों के हम सेंटेंस फ्रेम ही नहीं कर पाएंगे, बिना सेंटेंस फ्रेम किए हम किसी को अपनी बात समझा नहीं पाएंगे, किसी की बात समझ नहीं पाएंगे। तो सबसे पहली जरूरत हमारी लैंग्वेज में क्या होती है? वोकैबुलरी, शब्दकोश। अच्छा, शब्द तो हमें पता चल गए, अब उन शब्द को यूज कैसे करना है उसके क्या होते हैं? नियम होते हैं। कैसे? जैसे भाई राम डज हिज वर्क, ये एक सिंपल सा मैंने सेंटेंस लिखा, इसमें ये क्या हुई? वर्ब हुई, इसके पहले क्या हुआ? ये सब्जेक्ट हुआ, सब्जेक्ट में क्या हुआ? नाउन हुआ, और डज वॉट हिज वर्क, ये क्या हुआ भाई? ऑब्जेक्ट हुआ, वर्क नाउन हुआ, और ये एडजेक्टिव हुआ। तो ये वर्ब बीच में ही क्यों आई, पहले क्यों नहीं आ गई? और पहले आ गई तो क्या चेंज हो जाएगा? और राम अगर अंत में चला गया तो क्या चेंज हो जाएगा? और हिज वर्क को हमने बाद में ही क्यों लिखा, पहले क्यों नहीं लिखा? तो ये सब जो लिखने के तरीके हैं, जितने भी ये रूल्स बने कि भाई वर्ब होती है, वर्ब के पहले सब्जेक्ट होता है, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट होता है, एक रूल हुआ कि वर्ब के पहले सब्जेक्ट होता है, दूसरा रूल हुआ वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट होता है, तीसरा रूल हुआ कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट हमेशा नाउन या प्रोनाउन होते हैं, नाउन के स्थान पे प्रोनाउन का प्रयोग होता है। ठीक है ना। तो ये सब क्या है? बहुत सारे रूल्स हैं, और इन्हीं सारे रूल्स को जब हम एक पेज पर लिख देते हैं, उन सेट ऑफ रूल्स को ही हम क्या कहते हैं? ग्रामर कहते हैं। उन सेट ऑफ रूल्स को हम क्या कहते हैं भाई? ग्रामर कहते हैं। तो वोकैबुलरी में जब हम ग्रामर अप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास क्या होता है? एक सेंटेंस मिलता है। जैसे ये राम वर्ड हुआ, डज वर्ड हुआ, हिज वर्ड हुआ और वर्क वर्ड हुआ। ये 4 वर्ड को हमने ग्रामर के रूल्स के हिसाब से अरेंज किया, तो हमें राम डज हिज वर्क एक क्या मिला? एक ये सेंटेंस मिला। और इस सेंटेंस को जब हमने वोकैबुलरी में ग्रामर को अप्लाई किया और एक सेंटेंस बनाया, तो उस सेंटेंस को लोग कितने अच्छे से समझ पा रहे हैं। हमने अपनी भावनाएं जो हैं व्यक्त करने की कोशिश की, इसमें शब्दों का यूज किया, ग्रामर अप्लाई करी, और एक भावना हमने सेंटेंस के रूप में व्यक्त कर दी। और इस सेंटेंस को पढ़ के दूसरे व्यक्ति हमारी भावनाओं को कितना समझ पा रहे हैं उसको कहते हैं कॉम्प्रिहेंशन। कॉम्प्रिहेंशन मतलब समझ, कि हम किसी लैंग्वेज को कितना समझ पा रहे हैं, है ना। एक ऑथर ने एक आर्टिकल लिखा है, उस आर्टिकल को पढ़ के हम कितना समझ पा रहे हैं कि उस ऑथर की भावनाओं को, उसको क्या कहते हैं? समझ कहते हैं, कि ऑथर क्या कहना चाह रहा है, किस बारे में बात कर रहा है, उसको कॉम्प्रिहेंशन कहते हैं। और जब कॉम्प्रिहेंशन हमारा डेवलप हो जाता है, जब हम हमारे अंदर समझने की शक्ति डेवलप हो जाती है, तो हम क्या करने लगते हैं? हम फिर अपनी भावनाएं भी व्यक्त करने लगते हैं। और जब वोकैबुलरी हमें आती है, उसमें हमें ग्रामर के रूल्स पता होते हैं, एक सेंटेंस हम पे बनाना आ जाता है, कॉम्प्रिहेंसिव हम सेंटेंसेस लिखने लगते हैं, तो उसके बाद हम जो कुछ भी उस लैंग्वेज में लिखते हैं उस सब को क्या कहते हैं? लिटरेचर। उसमें क्या हो सकता है भाई? कोई नोवेल हो सकता है ना, कोई ड्रामा हो सकता है, पोएट्रीज हो सकती हैं, उसको कहते हैं लिटरेचर। हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की, वनडे एग्जाम्स की बात करें तो उसमें लिटरेचर नहीं आता है। लिटरेचर कहाँ आता है? लिटरेचर आता है भाई टीचिंग एग्जाम्स में। टीचिंग एग्जाम्स में मेनली लिटरेचर पूछा जाता है। टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ, है ना। और एकेडमिक्स में अगर हम बात करें तो बीए, एमए वगैरह में लिटरेचर पढ़ा जाता है, एकेडमिक्स में पढ़ा जाता है। आपके लिए अच्छी खबर यह है कि हमें लिटरेचर नहीं पढ़ना है, ठीक है ना। हमें क्या पढ़ना है? इसका लैंग्वेज वाला पोर्शन पढ़ना है। और लैंग्वेज वाले पोर्शन के 3 कंपोनेंट्स आपको समझ में आए कि भाई वोकैबुलरी, शब्द होने बहुत जरूरी हैं, शब्दों को कैसे यूज करना है, उन नियमों के जो एक नियमों की जो एक लिस्ट है, उस लिस्ट को हम ग्रामर कहते हैं, सेट ऑफ रूल्स।
जब वोकेबलरी में हम ग्रामर अप्लाई करना सीख जाते हैं तो हम सेंटेंस बनाना सीख जाते हैं, और सेंटेंस जब हम बनाते हैं तो उसको दूसरे व्यक्ति क्या करते हैं, समझ पाते हैं हमारी फीलिंग बिना बोले ही। मान लो मुझे वोकेबलरी आती है और ग्रामर आती है, मैं कोई भी सेंटेंस या सामने बोर्ड पे लिख जाऊं और चला जाऊं यहाँ से, दूसरा व्यक्ति आए और उस सेंटेंस को पढ़ के जो मैंने उसे बताना चाहा उस सेंटेंस के हिसाब से उस भावना को वो दूसरा व्यक्ति बिना मेरे यहाँ पे उपस्थित हुए कितना समझ पा रहा है, उसको कॉम्प्रिहेंशन कहते हैं। और वो उसका कॉम्प्रिहेंड करना, उसका समझना दो बातों पे डिपेंड करेगा। एक तो मैंने कितनी सही वोकेबलरी और कितनी सही ग्रामर का उपयोग किया है, दूसरा उस व्यक्ति की कॉम्प्रिहेंशन कैसा है। अगर मान लो मैंने अपना बहुत सटीक वोकेबलरी और सटीक ग्रामर का उपयोग किया है, यानी कि मैंने अपना पार्ट पूरा किया है, अगर वो कम समझ पा रहा है तो उसका कॉम्प्रिहेंशन क्या है, कमजोर। और हो सकता है उसका कॉम्प्रिहेंशन बहुत अच्छा हो और मैंने वोकेबलरी और ग्रामर में वोकेबलरी सटीक प्रयोग ना की हो और ग्रामर के रूल्स अच्छे से अप्लाई ना किए हो, तो वो व्यक्ति तब भी उसको नहीं समझ पाएगा, बेशक उसका कॉम्प्रिहेंशन बहुत अच्छा हो। तीनों ही चीजें होनी बहुत जरूरी है, ठीक है ना। इसीलिए टेस्ट भी तीनों चीजों का होता है, ठीक है। ग्रामर की बात करें, हम ग्रामर पोर्शन को उठाएं तो ग्रामर पोर्शन के मेनली दो कंपोनेंट्स होते हैं। एक होती है पार्ट ऑफ स्पीच और दूसरा होता है भाई इंटर रिलेशंस। इंटर रिलेशंस किसमें, पार्ट्स ऑफ स्पीच के बीच में, पार्ट्स ऑफ स्पीच के बीच में इंटर रिलेशंस, ठीक है। पार्ट्स ऑफ स्पीच को आप पार्ट्स ऑफ सेंटेंस पढ़ सकते हैं। पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, कोई भी सेंटेंस होता है, जैसे ऊपर लिखा था नीचे भी लिख देता हूं। राम डज हिज वर्क, छोटा सा बहुत प्यारा सा क्यूट सा सेंटेंस है, लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें क्या है, इसको पार्ट है ना, टुकड़े, तो इस सेंटेंस में अगर मैं चाकू छुरी लेकर इस पे मंड जाऊं और यहाँ पे कट लगा दूं बेटा, तो इसके हमें 4 टुकड़े मिले, 4 टुकड़े मिले। यही तो बता रहा है ये कि पार्ट्स ऑफ स्पीच, और ये बता रहा है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 प्रकार की होती हैं, इसमें 4 हैं। तो राम क्या है, नाम है, और नाम को क्या कहते हैं, नाउन। डज क्या है, वर्ब है, मेन वर्ब। हिज क्या है, एडजेक्टिव है, और वर्क क्या है, डज वॉट वर्क, ये क्या बन रहा है, ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट होते हैं नाउन या प्रोनाउन। इतनी बात समझ में आई भाई। तो यानी कि हमारे इसमें नाउन है, वर्ब है, एडजेक्टिव है, और दूसरा नाउन है। 8 प्रकार के, आप कितने भी बड़े सेंटेंस को तोड़ोगे उसमें ये 8 प्रकार की क्या मिलेंगी, पार्ट मिलेंगे। उसको कितने भी टुकड़े करोगे 8 ही प्रकार के टुकड़े आपको मिलेंगे, 9वें प्रकार का कोई टुकड़ा आपको उसमें नहीं मिलेगा, चाहे सेंटेंसेस में 30 वर्ड हो। अब आपके दिमाग में ये बात आ रही होगी कि अगर 8 ही प्रकार के टुकड़े मिलेंगे तो क्या एक सेंटेंस में 8 से ज्यादा वर्ड नहीं हो सकते? बिल्कुल हो सकते हैं। एक नाउन हो सकता है 5 बार प्रयोग हो जाए, एक कोई नाउन हो सकता है 5 नाउन आ जाएं, हो सकता है 5 प्रोनाउन आ जाएं, 10 एडजेक्टिव आ जाएं, 20 जो है आपकी एडवर्ब्स आ जाएं, कुछ भी हो सकता है ना। लेकिन इन 8 पार्ट ऑफ स्पीच से 9वीं पार्ट ऑफ स्पीच नहीं आ सकती। ये 8 पार्ट ऑफ स्पीच ही क्या होती रहेंगे, रिपीट होती रहेंगी। इसलिए ये मत समझना कि 8 पार्ट ऑफ स्पीच होती हैं तो 8 वर्ड से ज़्यादा सेंटेंस नहीं बन सकता। 8 वर्ड से ज़्यादा भी सेंटेंस हो सकता है। क्या 8 वर्ड से कम सेंटेंस हो सकता है? हाँ बिल्कुल हो सकता है। जैसे ये देखो, 1 1 2 3 4, इसमें ना प्रोनाउन आई है, ना कंजंक्शन आया है, ना एडवर्ब आई है, ना प्रीपोजिशन आई है। इसमें सिर्फ क्या है, नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव और नाउन। यानी कि नाउन यहाँ पे 2 प्रयोग हुए हैं, एक यहाँ पे वर्ब प्रयोग हुई है ना, और एक एडजेक्टिव प्रयोग हुआ है। इसमें बस 3 पार्ट ऑफ स्पीच ही प्रयोग हुई है, नाउन 2 बार, एडजेक्टिव 1 बार और वर्ब 1 बार। तो कम से कम कितने वर्ड्स का सेंटेंस हो सकता है? कम से कम 1 वर्ड का सेंटेंस हो सकता है। और वो वर्ड कौन सा होगा? वो वर्ड होगी वर्ब, कोई भी वर्ब। एक सेंटेंस में 1 वर्ब होगी, 1 वर्ब का होना बहुत जरूरी है, बिना वर्ब के सेंटेंस नहीं बन सकता।
उसमें हो सकता है प्रोनाउन हो ना हो, नाउन हो ना हो, एडजेक्टिव हो ना हो, एडवर्ब हो ना हो, लेकिन एक क्या होनी चाहिए, एक वर्ब अवश्य होनी चाहिए, एक वर्ब अवश्य होनी चाहिए। अब हो सकता है नाउन हो या ना हो, प्रोनाउन हो या ना हो, एडजेक्टिव एडवर्ब हो या ना हो, लेकिन हमें पता है कि एक वर्ब जरूर होगी। तो कोई भी हम रैंडम सेंटेंस देखते हैं उसमें सबसे पहले हम वर्ब ढूंढते हैं। उसका रीजन क्या है, उसका रीजन यही है, जैसे मैं कहूं कि गो, जाओ, ये भी क्या है, एक सेंटेंस है, और इस सेंटेंस में, एक सेंटेंस में क्या है, एक वर्ब है, और ये सेंटेंस कैसा है, इंपेरेटिव है। इतनी बात समझ में आई। जैसे कुछ सैंपल सेंटेंसेस में आपके लिए ये लिख दिए हैं, यहाँ पे देखिए आप। सबसे पहले हम क्या ढूंढते हैं, वर्ब क्यों ढूंढते हैं, क्योंकि वर्ब का होना बहुत जरूरी है। और कैसी वर्ब का होना, एक मेन वर्ब का होना बहुत जरूरी है। हेल्पिंग वर्ब भी 1 2 से 3 तक हो सकती है ना। तो इसमें डन क्या हो गई, अच्छा ये देखो हैज डन, ये दोनों वर्ब हैं। एक वर्ब है तो वही मेन वर्ब है, एक से ज्यादा है तो एक मेन वर्ब है, बाकी सारी हेल्पिंग वर्ब है। तो डन क्या हो गई भाई, हमारी मेन वर्ब हो गई, बाद वाली मेन वर्ब, उससे पहले वाली सारी हेल्पिंग वर्ब। हैज क्या हो गई भाई, हेल्पिंग वर्ब हो गई, और वर्ब अपने पहले लेती है सब्जेक्ट, मुकेश हो गया सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट क्या होता है, नाउन या प्रोनाउन। हमारे केस में क्या है, नाउन, क्योंकि मुकेश क्या है, एक व्यक्ति का नाम है। डन वोट हिज वर्क, हिज वर्क क्या हो गया भाई, ऑब्जेक्ट हो गया। ऑब्जेक्ट में वर्क क्या है, एक नाउन है, और हिज क्या है भाई, एक एडजेक्टिव। इसी प्रकार से अगर इसको तोड़ेंगे तो आई एम गोइंग आ गया, है ना, बाद वाली है तो मेन वर्ब, पहले वाली है ये हेल्पिंग वर्ब। एक ही वर्ब हो तो वही क्या हो जाती है, मेन वर्ब हो जाती है। वर्ब अपने पहले लेती है सब्जेक्ट, तो आई हो गया सब्जेक्ट। टू हो गई भाई हमारी प्रीपोजिशन, और प्रीपोजिशन अपने बाद लेती है ऑब्जेक्ट। स्कूल हो गया ऑब्जेक्ट, और ये क्या हो गया भाई, स्कूल क्या है, नाउन। माई क्या है, माई हो गया एक एडजेक्टिव, क्यों, क्योंकि ये विशेषता बता रहा है स्कूल की। तो इसमें इसमें देखिए ऊपर वाले में इसमें 5 वर्ड्स थे, इसमें कितने, इसमें 6 वर्ड्स हैं। और इसमें देखो, इसमें तो वर्ड्स ही वर्ड्स हैं भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 भाई देखो 20 वर्ड्स हैं। लेकिन पार्ट्स ऑफ स्पीच कितनी होती है, सिर्फ 8 होती हैं। अब मैं इसको तोड़कर आपको दिखाऊंगा और आप बताना कि भाई पार्ट ऑफ स्पीच 8वीं से 9वीं आपको दिखी क्या। क्विकली क्या होता है भाई, क्विकली हमारा एडवर्ब होता है ना। और ये हमारा सेंटेंस, सेंटेंस में हम सबसे पहले क्या ढूंढते हैं भाई, वर्ब ढूंढते हैं। तो जब क्या हो गई भाई, वर्ब हो गई। वर्ब के पहले क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। स्मॉल ब्राउन फॉक्स क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। फॉक्स हो गया हमारी नाउन, ब्राउन हो गया एडजेक्टिव, क्वालिफाई कर रहा है फॉक्स को, स्मॉल फॉक्स, तो स्मॉल भी क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। द हो गया हमारा आर्टिकल। जम्स ओवर क्या हो गई भाई, ओवर हो गई हमारी प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन अभी बाद लेती है ऑब्जेक्ट। तो स्लीपिंग बॉडी क्या हो गया हमारा, ऑब्जेक्ट हो गया। ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, नाउन है। स्लीपिंग इसकी विशेषता बता रहा है, ये हो गया एडजेक्टिव। और लेजी डॉग्स या नाउन के पॉजेसिव केस का प्रयोग किया गया है, तो ये हो गया हमारा नाउन का कैसा केस, पॉजेसिव केस। क्रिएटिंग क्या हो गया भाई, जीरंड हो गया। जीरंड क्या होते हैं, वर्ब को जब हम नाउन बना देते हैं तो जीरंड होती है, ये भी एक नाउन है, और ये अपने बाद ऑब्जेक्ट भी ले लेती है। तो क्रिएटिंग वोट आ रस्टलिंग साउंड, तो साउंड क्या हो गया भाई हमारा, ऑब्जेक्ट हो गया। ऑब्जेक्ट में हो गया हमारा नाउन, और रस्टलिंग क्या हो गया हमारा एडजेक्टिव। ए हो गया हमारा आर्टिकल। इन हो गई प्रीपोजिशन, बाप ने बाद क्या लेगी, ऑब्जेक्ट लेगी। फॉरेस्ट क्या हो गया भाई, नाउन हो गया। सेरेने मतलब बिल्कुल शांत एकदम, ये क्या हो गया भाई, एडजेक्टिव हो गया। और दा क्या हो गया हमारा, आर्टिकल हो गया। क्या आपको 8 से ज्यादा नोवा कोई पार्ट ऑफ स्पीच मिला, नहीं मिला। तो ये क्या होते हैं, ये 8 टुकड़े होते हैं एक सेंटेंस के, जिसमें एक मिनिमम वर्ब होती है। वर्ब, मेन वर्ब एक ही होगी एक सेंटेंस में। बाकी नाउन कितने भी हो सकते हैं, प्रोनाउन कितने भी हो सकते हैं। जैसे जैसे सेंटेंस बड़ा होता जाता है वैसे वैसे उनकी फ्रीक्वेंसी क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है। नाउन, प्रोनाउन और आपके प्रीपोजिशन वगैरह, ये कुछ भी कितने भी बार आ सकते हैं, इनकी कोई काउंटिंग नहीं है। इसी तरह से सेंटेंस कितना भी लंबा हो सकता है, 20 वर्ड का, 30 वर्ड का, 40 वर्ड का, और मिनिमम 1 वर्ड का। और मिनिमम 1 में क्या होगा, वर्ब होगी, क्योंकि वर्ब होनी क्या है, इंपॉर्टेंट है। 40 वर्ड का सेंटेंस है, उसमें मेन वर्ब कितनी होगी, 1 होगी। 30 वर्ड का सेंटेंस है, उसमें मेन वर्ब कितनी होगी, 1 होगी। मेन वर्ब हमेशा होगी और 1 होगी, इस बात का ध्यान रखना। इसलिए सबसे पहले हम सेंटेंस में कुछ नहीं करते, वर्ब ढूंढते हैं। उसका रीजन आपको समझ आ गया होगा। तो ये 8 पार्ट ऑफ स्पीच है। नाउन
किसी भी चीज के नेम को नाउन कहते हैं। प्रोनाउन जो नाउन के साथ प्रयोग होते हैं, आई, वी, यू, ही, सी, दे, इट, ये सारे क्या होते हैं, प्रोनाउन होते हैं। एडजेक्टिव जो क्या बताते हैं, नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करते हैं। वर्ब किसी भी काम का होना, जो वर्ड किसी काम का होना बताए वो क्या होता है, वर्ब। जैसे गो का मतलब जाना, ये जाना क्या है, किसी का नाम है या काम है, ये काम है तो ये क्या हो गई, वर्ब हो गई। और जो वर्ब को क्वालिफाई करे वो एडवर्ब। कंजंक्शन जो किसी शब्दों को या क्लोजेस को या सेंटेंसेस को जोड़े उसको कंजंक्शन कहते हैं। प्रीपोजिशन रिलेशन बताता है अपने बाद वाले आने वाले नाउन से अपने पहले वाले आने वाले वर्ड से। तो प्रीपोजिशन यानी कि पोजीशन बताता है। जैसे वो क्या कह रहा था, जंप्स ओवर कुछ था, तो वो क्या बता रहा है, पोजीशन बता रहा है किसकी, अपने बाद वाले आने वाले नाउन की अपने पहले आने वाले वर्ड से। इंटरजेक्शन ये होता है, इंटरजेक्शन ये यहीं से शुरू और यहीं पे ख़त्म हो जाता है, इस साइन को इंटरजेक्शन कहते हैं। इससे ज़्यादा ये नहीं है। मेन हमारे जो है 7 प्रीपोजिशन होती हैं। अब चलते हैं भैया इंटर रिलेशंस। अब हमें ये 8 पार्ट ऑफ स्पीच तो पता चल गई, लेकिन इनको जो हम इनका आपस में जो एग्रीमेंट होता है ना भाई, आपस में एग्रीमेंट कुछ ना कुछ तो होगा, तभी तो ये एक सेंटेंस में एक पर्टिकुलर यूज में, एक पर्टिकुलर सेंस में, एक पर्टिकुलर जगह प्रयोग की गई होती है। इनका क्या होता है, आपस में क्या होता है, रिलेशन होता है। उस रिलेशन को हम सेक्शन बी में पढ़ते हैं। और वो क्या रिलेशन होता है, देखो सब्जेक्ट के वर्ब के एग्रीमेंट को हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में पढ़ते हैं। सब्जेक्ट के वर्ब से जितने भी समझौते, जितने भी एग्रीमेंट होते हैं वो सारे हम पढ़ लेते हैं। सब्जेक्ट क्या बनते हैं, नाउन या प्रोनाउन। नाउन या प्रोनाउन क्या बनते हैं भाई, सब्जेक्ट पढ़ते हैं। तो नाउन और प्रोनाउन का वर्ब से रिलेशन हम इसमें पढ़ लेते हैं फर्स्ट में। कंडीशनल सेंटेंसेस में क्या होता है भाई, दो सेंटेंसेस आपस में क्या होता है, कंडीशन बता रहे होते हैं, ये होगा तो वो हो जाएगा, ये होगा तो वो हो जाएगा। कंडीशनल 3 प्रकार के होते हैं, ओपन, सेमी क्लोज्ड और क्लोज्ड। वो सारे हम यहाँ पढ़ते हैं। क्वेश्चन टैग हम पढ़ते हैं। किसी भी एक सेंटेंस को अगर हमें एक टैग लगाना है, टैग मतलब जैसे कोई भी एकदम टैग चिपका दिया किसी पे, जैसे मैं कहूँ ही विल गो टू स्कूल, इसका क्वेश्चन टैग क्या होगा, वोंट ही। तो ये वोंट ही क्या हुआ भाई, क्वेश्चन टैग हुआ। ये हमने किस पे लगाया, इस सेंटेंस पे लगाया। इतनी बात समझ में आई है ना। तो इसको क्या कहते हैं, क्वेश्चन टैग कहते हैं। इसको बनाने के कुछ नियम होते हैं, कुछ बेसिक 2-4 बातें होती हैं, वो हम पढ़ते हैं क्वेश्चन टैग में। ठीक है। आर्टिकल क्या होते हैं, ए एन और द आर्टिकल होते हैं, उसको हम आर्टिकल में पढ़ते हैं। टाइम एंड टेंसेस, जैसे 3 टाइम होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, और 4 क्या होते हैं, स्टेट ऑफ एक्शन होती हैं। टोटल 12 टेंस हो जाते हैं। हाँ, तो हम टाइम एंड टेंसेस में, वॉइस में एक्टिव और पैसिव वॉइस पढ़ते हैं। नरेशन में डायरेक्ट इंडायरेक्ट नरेशन। मूड्स में हम मूड्स पढ़ते हैं भाई, 3 प्रकार के मूड्स होते हैं, इंडिकेटिव, इंपेरेटिव और सब्जंक्टिव। सब्जंक्टिव मूड फर्दर 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट सब्जंक्टिव मूड, पास्ट सब्जंक्टिव मूड और परफेक्ट सब्जंक्टिव मूड। ठीक है ना। सारे रियल टेंसेस का, सारे रियल जो एक्शंस होते हैं वो इंडिकेटिव मूड में आते हैं। डायरेक्ट इंटेंशंस इंपेरेटिव मूड में आते हैं। इनडायरेक्ट इंटेंशंस प्रेजेंट सब्जंक्टिव मूड में, प्रेजेंट की इमेजिनेशन पास्ट सब्जंक्टिव मूड में वर्ब के सेकंड का प्रयोग होता है, और पास्ट की इमेजिनेशन परफेक्ट सब्जंक्टिव मूड में हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। ये सारे मूड्स होते हैं, है ना। सुपरफ्लुअस सेंटेंसेस, सुपरफ्लुअस का मतलब होता है मोर देन रिक्वायर्ड। जब किसी भी सेंटेंस में कोई भी चीज़ जरूरत से ज़्यादा हम ठूस देते हैं तो उसको मोर देन रिक्वायर्ड यानी कि सुपरफ्लुअस कहते हैं। वो भी क्या होता है भाई, एरर होता है। इन्फिनिटिव और जिरंड, जब भी वर्ब को नाउन बनाते हैं तो 2 तरीके से बनाते हैं, या तो उसको इन्फिनिटिव बनाएंगे, जिरंड बनाएंगे, कब भी इन्फिनिटिव बनाएंगे, कब जिरंड बनाएंगे, ये हम उसके अंदर पढ़ते हैं। तो इसका क्या हुआ भाई, वर्ब का नाउन से रिलेशन हुआ इन्फिनिटिव में, वर्ब का नाउन से रिलेशन हुआ जिरंड में। जब वर्ब को एडजेक्टिव बनाते हैं तो उसको पार्टिसिपल कहते हैं, तो वर्ब का एडजेक्टिव से रिलेशन पढ़ते हैं। पार्टिसिपल में डिटर्मिनर्स होते हैं, एडजेक्टिव को ही दूसरे तरीके से जो है प्रस्तुत किया जाता है, उसको डिटर्मिनर्स कहते हैं। इनकी प्रॉपर्टीज थोड़ी अलग हो जाती हैं। वर्ड स्वैप पढ़ते हैं, एक ही सेंटेंस में वर्ड्स को आपस एक दूसरे की जगह बदल देगा, उसको हमें क्या करना होता है, अपनी अपनी जगह सेट करना होता है। ये इंटर रिलेशन में टॉपिक्स हम पढ़ते हैं। उसके बाद हम वोकेबलरी सेक्शन में बात करें तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की बात करते हैं हम, है ना। एक लाइन दे देगा जैसे वन हु कैन यूज बोथ हैंड्स इक्वली, ऐसा व्यक्ति जो दोनों हाथों को एक समान प्रयोग कर सकता हो, उसको क्या कहेंगे, उसको कहेंगे एम्बिडेक्स्टरस, है ना।
तो वो 3-4 ऑप्शन दे देगा, उसमें एक एम्बीडेक्स्ट्रस डाल देगा, 3 गलत डाल देगा, हमें सही चुनना है। ईडियम फ्रेजेस डाल देगा, भाई कहावत है, बड़े बुजुर्ग कह गए भाई, यहाँ पे ग्रामर का कोई रोल नहीं होता, इसमें ग्रामर नहीं लगती। जैसे अगर कोई चीज़ बेड ऑफ रोजेज है, अगर हम किसी भी चीज़ को बेड ऑफ रोजेज कह रहे हैं, इसका मतलब हम उसको क्या कह रहे हैं कि भाई वो बहुत ही इजी टास्क है, ठीक है। सिनोनियम्स की बात करें तो ऐसे शब्द जिनका मीनिंग क्या होता है, सेम होता है। ऐसे दो शब्द जिनका मीनिंग लगभग सेम होता है उनको सिनोनिम कहते हैं। ऐसे शब्द जिनका मीनिंग बिल्कुल अपोजिट होता है उनको एंटोनियम्स कहते हैं। ऐसे शब्द जो प्रोनाउंस यानी कि बोले सेम जाते हैं लेकिन मीनिंग अलग अलग हो जाता है उनको होमोनियम्स कहते हैं, ठीक है ना। जैसे अडेप्ट और अडॉप्ट, ADEPT लगभग प्रोनाउंसिएशन सेम है लेकिन मीनिंग बिल्कुल डिफरेंट है ना। बात करें स्पेलिंग के तो 4 ऑप्शन दे देगा, उसमें सही स्पेलिंग आपको ढूंढनी होगी। फिक्स्ड प्रीपोजिशन की बात करें, फिक्स्ड प्रीपोजिशन हम इसमें जो है पढ़ते हैं कि पर्टिकुलर वर्ड अपने साथ क्या लेता है, एक फिक्स्ड प्रीपोजिशन लेता है, उसमें चेंज नहीं होता कभी भी, वो सारे हम फिक्स्ड प्रीपोजिशन में पढ़ते हैं। फ्रेजल वर्ब्स पढ़ते हैं, है ना। वर्ब्स या तो एक अगर वर्ब है तो वो वर्ब है सिंपल, एक से ज़्यादा शब्द अगर वर्ब बनने का काम कर रहे हैं उसको फ्रेजल वर्ब कहते हैं, वो वर्ब फ्रेज हो जाती है पूरी। उनका मीनिंग भी क्या हो जाता है, लिटरल नहीं फिगरेटिव, यानी कि दूसरा ही मीनिंग होता है। जो मूल उसमें वर्ब प्रयोग गई है उसका मूल यानी कि लिटरल मीनिंग उसमें नहीं होता है। प्रीपोजिशनल फ्रेजेस होती हैं जैसे एट अ स्ट्रेच, एट वंस, ये फिक्स्ड फ्रेजेस होते हैं, इनमें कोई चेंज नहीं होता। वे भी पढ़ना क्या है, इंपॉर्टेंट है। वोकैबुलरी में हम इतना सेक्शन कवर करते हैं। कॉम्प्रिहेंशन में क्या कह देगा, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, एक सेंटेंस को कई पार्ट में तोड़ देगा, उसको जंबल कर देगा इधर उधर, और आपसे उसको रीअरेंज करने के लिए कहेगा कि भाई इस सेंटेंस को क्या करो, रीअरेंज करो। पैरा जंबल पढ़ते हैं, एक पैराग्राफ लेगा, उसमें 5-6 कट लगाएगा, आपस में मिला देगा और कहेगा कि भाई इस पूरे पैराग्राफ को क्या करो भाई, ऑर्डर से लगाओ। क्लोज टेस्ट में क्या करेगा वो, एक पैरा लेगा, उसमें बीच बीच में से 4-5 वर्ड जो है गायब कर देगा, उसमें से आपको ऑप्शन देगा और वो ऑप्शंस के हिसाब से उस पैराग्राफ में सही वर्ड आपको क्या करना है, फिल करना है। क्लोज टेस्ट में हमारी वोकैबुलरी, ग्रामर और कॉम्प्रिहेंशन तीनों मिक्स होके आते हैं, जिसकी वोकैबुलरी, ग्रामर और कॉम्प्रिहेंशन तीनों प्रोपोर्शनली जितने अच्छे होंगे वो उतना ही अच्छा क्लोज टेस्ट को कर पाएगा। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में एक पैरा दे देता है, 5 क्वेश्चन दे देता है, वो क्वेश्चन हमें उस पैरा में से उस क्वेश्चन का क्या देना होता है, आंसर देना होता है। बेसिकली चीटिंग करनी होती है, अभी आजकल ये SSC में आ नहीं रहा है। ये तो हो गया भाई कंटेंट, लेकिन अगर मैं इसको ऐसे ही पढ़ाने लग जाऊं कि नाउन प्रोनाउन, तो भाई सिर के ऊपर से उतर जाएगा आपके। क्यों? क्योंकि हम जो बच्चे पढ़ाते हैं उसमें एक बच्चा ऐसा आता है जो CBSE से पढ़ा हुआ है, जिसने पहले से ही जो है इंग्लिश में पढ़ाई करी है, उसकी कंपैरेटिवली अच्छा समझ में आएगा। एक ऐसा बच्चा है जिसने बिल्कुल नहीं पढ़ी, जो बेचारा स्टार्ट करना चाह रहा है, वो पहले दिन ही जो है हिम्मत हार जाएगा क्योंकि उसे कुछ समझ में ही नहीं आएगा क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। ठीक है, मैं टर्म्स का यूज़ करूँगा, एक समझ जाएगा, एक नहीं समझ जाएगा, एक नहीं समझेगा। तो एक क्लास में कई तरह के बच्चे होते हैं, उन सब का लेवल क्या होता है, डिफरेंट होता है। तो उस चीज़ को सॉर्ट आउट करने के लिए, सबकी नींव को समान करने के लिए इस पूरे कोर्स से पहले पढ़ाया जाता है आपको एक बेसिक कोर्स। इस बेसिक कोर्स को पढ़ने के बाद क्लास में बैठा हर बच्चा एक समान लेवल पर आ जाता है। उसके बाद जब मैं मेन कोर्स कंटेंट जब पढ़ाता हूँ तो जितना एक बच्चे को समझ में आ रहा है उतना ही दूसरे को आएगा, उतना ही तीसरे को आएगा, अगर वे मेहनत बराबर कर रहे हैं तो। क्योंकि जो उनकी बेसिक्स हैं वो सब क्लियर हो चुके हैं, है ना। जो बेसिक चीज़ें हैं वो एक पृष्ठभूमि पे हैं, एक समान एक पृष्ठभूमि पे वो सब लोग आ चुके हैं बेसिक पढ़ने के बाद। बेसिक्स में हम क्या पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं सेंटेंस फॉर्मेशन, सेंटेंस कैसे बनते हैं, सेंटेंस को कैसे तोड़ा जाता है, सारी पार्ट ऑफ स्पीच, आठों की आठों पार्ट ऑफ स्पीच का हम थोड़ा थोड़ा बार उनके बारे में जानकारी लेते हैं, है ना। बेसिक्स पढ़ने का एक सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आप टीचर के मेथड से, टीचर के वे ऑफ टीचिंग से यूज्ड टू हो जाते हैं। दूसरी सबसे बड़ी चीज़, आप इस कंटेंट को पढ़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। तीसरी सबसे बड़ी चीज़ कि आपके जो बेसिक्स हैं इंग्लिश के वो बहुत क्लियर हो जाते हैं, आपका कॉन्फिडेंस जो है बूस्ट होता है। उसमें हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ सेंटेंस, भाई 5 टाइप के सेंटेंस होते हैं। पार्ट ऑफ सेंटेंस पढ़ते हैं, 2 पार्ट ऑफ सेंटेंस होते हैं, सब्जेक्ट प्रेडिकेट, वर्ड फ्रेज और क्लोज में डिफरेंस पढ़ते हैं, है ना। हम पढ़ते हैं सेंटेंस पैटर्न्स क्या होते हैं, भाई सिंपल सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स,
है ना। वर्ड एनाटोमी पढ़ते हैं, एनाटोमी कहते हैं शरीर संरचना के विज्ञान को। तो कोई भी वर्ड होता है उसके शरीर की यानी कि उसकी बॉडी की किस तरह से संरचना होती है, जैसे सफिक्स, प्रीफिक्स, सफिक्स और रूट, ये सब हम इसमें पढ़ते हैं। उसके बाद हम इम्पोर्टेंट सफिक्सेस पढ़ते हैं जो हमें हेल्प करते हैं पार्ट ऑफ स्पीच को ढूंढने में। उसके बाद हम इन्फ्लेक्शन पढ़ते हैं, 8 इन्फ्लेक्शन होते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे हमने कंटेंट पढ़ लिया, ये हमें सब कुछ क्या होता है भाई पढ़ना होता है इंग्लिश में। उसके बाद एक थोड़े सैम्पल पेपर्स देख लेते हैं कि ये हमने कंटेंट तो पढ़ लिया, इससे क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं ये हम देख लेते हैं। देखो ऐसा क्वेश्चन देगा और उसमें क्या कहेगा, ये इन्हें 4 पार्ट में डिवाइड कर रखा है, ये पहला पार्ट, ये दूसरा पार्ट, ये तीसरा पार्ट और ये चौथा पार्ट। इसमें आपको एरर बतानी है ना, कि कौन से पार्ट क्या है, एरर मतलब कौन सा पार्ट इसका गलत है ना, कौन से पार्ट में कुछ क्या है गलत मिसिंग है। तो यहाँ पे देखो भाई, राम गोज टू स्कूल यस्टरडे, यस्टरडे यानी कि पास्ट की बात हो रही है, तो सेंटेंस किस में होना चाहिए, पास्ट में होना चाहिए। देखो यहाँ प्रेजेंट में है, पास्ट के लिए वर्ब की सेकंड फॉर्म यानी कि वेंट का प्रयोग होगा। तो फर्स्ट में क्या है भाई, एरर है। और ये किसका एरर है भाई, ये टाइम एंड टेंस का एरर है, टाइम एंड टेंस चैप्टर से है। एक बार अगर आपने ये कंटेंट पढ़ लिया, इंग्लिश के परखच्चे उड़ा दोगे आप, है ना। तो पढ़ने का तरीका होता है एक, जो आजकल टीचर्स में देख रहा हूँ पढ़ा ही नहीं रहे हैं, इसलिए आपका भाई आया है। यहाँ पे देखो भाई, राम गोज टू स्कूल, इसको कहते हैं सेंटेंस इंप्रूवमेंट। इंप्रूवमेंट में यानी कि उसमें क्या करना है, उसको इम्प्रूव करना है और अच्छा बनाना है अगर हो सकता है। तो देखो नो इम्प्रूवमेंट है नहीं, इसका मतलब इम्प्रूवमेंट नेसेसरी है, करना ही है। यहाँ पे देखिए भी यस्टरडे की बात हो रही है और ये प्रेजेंट में है, तो ये क्या हो गया, गलत हो गया। देखो ये भी प्रेजेंट में है, ये भी नहीं आएगा, ये प्रेजेंट में ये भी नहीं आएगा, हैज गॉन ये भी प्रेजेंट में ये नहीं आएगा, तो बी क्या आएगा, वेंट आएगा, ठीक है ना। बी इसका सही ऑप्शन हो गया। देखो राम डैश टू स्कूल यस्टरडे, अब इसमें क्या करेगा, इसको फिलर्स कहते हैं, फिलर्स या फिल इन द ब्लैंक्स। ये इसको सेंटेंस इंप्रूवमेंट कहते हैं, उससे पहले जो वो था वो एरर स्पॉटिंग था। तो राम डैश टू स्कूल यस्टरडे, तो क्या आएगा भाई, वेंट आएगा। ये 4 ऑप्शन आपको दे देगा, एक सही होगा बाकी 3 गलत होंगे, वो आपको क्या करना है, चुनना है। देखो एक्टिव पैसिव वॉइस के क्वेश्चन इस तरह से देगा, श्याम हैज बीटन हिम, है ना। ये क्या है भाई, एक्टिव वॉइस है, इसको क्या करना है, पैसिव बनाना है। तो 4 ऑप्शन दे देगा, एक उसमें से आंसर हमारा सही होगा, उस आंसर को हमें क्या करना होगा, चुनना होगा। इस तरह से वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट देगा, श्याम सेड ही इज डूइंग वर्क, 4 ऑप्शन देगा, एक में क्या होगा हमारा सही होगा, उसको हम क्या करना है भाई, उसे हमें चुनना है। यहाँ पे देखिए भाई, सिनोनियम हमें ढूंढना है, क्या ढूंढना है भाई, सिनोनियम ढूंढना है। सिनोनियम यानी कि जिसका मीनिंग क्या हो, सेम हो। तो गुड का मतलब क्या है, अच्छा ये एक पॉजिटिव वर्ड है, नाइस क्या है, ये पॉजिटिव वर्ड है, सिनोनियम हो सकता है। बैड एक निगेटिव वर्ड है, वर्स एक निगेटिव वर्ड है, और वर्स भी क्या है, एक निगेटिव वर्ड है। तो गुड का सिनोनियम क्या हो गया, नाइस। आगे चलें तो हमें पता चलेगा कि भाई यहाँ पे हमें क्या करना है, एंटोनियम ढूंढना है। गुड का एंटोनियम क्या होता है, उल्टा, बैड। नाइस क्या है, पॉजिटिव वर्ड है। फाइन क्या है, ये भी पॉजिटिव वर्ड है। और वेल क्या है, ये भी पॉजिटिव वर्ड है। और गुड है पॉजिटिव वर्ड, तो पॉजिटिव का एंटोनियम होगा निगेटिव वर्ड। और बैड कैसा है, एक निगेटिव वर्ड है। तो बैड क्या हो गया, क्वेश्चन 4 इसका आंसर हो गया। 4 4 ऑप्शन दे देगा और वो आपसे पूछ लेगा। वन हु कैन यूज बोथ हैंड्स इक्वली, ये वन वर्ड सब्सटीट्यूशन ऐसे दे देगा भाई आपको, है ना। एक फ्रेज दे देगा और पूछ लेगा कि भाई बताओ इसके लिए कौन सा शब्द क्या रहेगा, उपयुक्त रहेगा। 4 ऑप्शन दे देगा, एक आपको आंसर दे देगा। तो जो दोनों हाथ एक आसानी से इक्वली जो है अच्छे से प्रयोग कर सकता है, उसको एम्बीडेक्स्ट्रस कहते हैं भाई। स्पेलिंग एरर पूछ लेगा भाई, 4 स्पेलिंग दे देगा, उसमें एक सही रहेगी, 3 गलत रहेंगी। तो एम्बीडेक्स्ट्रस की स्पेलिंग होती है AMBIDESTROUS, ये तीनों क्या है भाई, गलत है। इस तरह से वो स्पेलिंग के क्वेश्चन दे देगा। ईडियम्स इस तरह से पूछ लेगा, अगर कोई चीज़ अब बेड ऑफ रोजेज है तो उसका मतलब क्या होता है भाई, एक इजी टास्क होता है ना। 4 ऑप्शन दे देगा, एक सही रहेंगे, बाकी 3 गलत रहेंगे, आपको एक सही वाला चुनना है। सेंटेंस जंबल भाई इस तरह से दे देगा वो कि भाई इट वुड, और यहाँ पे 4 ये क्या कर दिया इसने, सेंटेंस को एक को काट दिया 4 और 4 टुकड़े दे दिया, हमें लगाना है। इसमें ग्रामर का उपयोग करते हैं भाई। वुड क्या है, एक मोडाल है, मोडाल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। यहाँ पे प्रीपोजिशन, यहाँ पे प्रीपोजिशन है, ये रिलेटिव प्रोनाउन है या फिर क्या है, ये एक कंजंक्शन है। यहाँ रिलेटिव प्रोनाउन ही कंजंक्शन है, तो वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। और फिर क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो सबसे पहला सेंटेंस
हमारा ये बनेगा अपीयर के साथ कंजंक्शन दैट का प्रयोग होता है, तो फर्स्ट नंबर पे ये आएगा, सेकंड पे ये आएगा, है ना। दैट ही वॉज क्वाइट डार्क। इसके बाद आएगा भाई ये तीसरा, अबाउट द पॉलिसी ऑफ मैनेजमेंट इन डीलिंग विद द स्ट्राइक। उसके बाद चौथा ये आ जाएगा। इस तरह से हम क्या करते हैं भाई, सेंटेंस रीअरेंजमेंट करते हैं। एसएससी का वेटेज देख लेते हैं भाई, पर्टिकुलर हर एग्जाम्स में कितना होता है। एसएससी का जो सबसे मेन और सबसे जो एक पॉपुलर एग्जाम है एसएससी सीजीएल, उसका टायर 1 में 25-25 क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, 50-50 चारों का वेटेज होता है, 50 इंग्लिश का इसमें भी होता है। मेंस की बात करें तो मेंस में सबसे ज़्यादा वेटेज आपको इंग्लिश का देखने मिलेगा। मैथ्स आता है 90 नंबर का, रीजनिंग आती है 90 नंबर की। बात करें इंग्लिश तो इंग्लिश आती है 135 नंबर की। इंग्लिश के बिना सिलेक्शन नहीं होता भाई। लोग क्या करते हैं, मैथ 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 पढ़े जाते हैं भाई। मैथ 90 से ज़्यादा नंबर थोड़ी ले आएगा, और एक ही सब्जेक्ट को पढ़ के सिलेक्शन थोड़ी लोग इंग्लिश को अंडर एस्टिमेट कर जाते हैं। तो भाई 135 नंबर इसमें खींच दिए नंबर तो बस काम फिट है। जनरल अवेयरनेस 75 नंबर की आती है, ठीक है। देखिए सीएचएसएल की बात करें तो भाई आपका 90 नंबर का मैथ है, 90 नंबर की आपकी रीजनिंग है, 120 नंबर की इंग्लिश है, और 60 नंबर की आपकी जीएस है। सबसे ज़्यादा वेटेज यहाँ पे भी इंग्लिश का है। सीपीओ एग्जाम्स की बात करें तो भाई 200 क्वेश्चन 200 नंबर के आते हैं, इक्वल चारों सब्जेक्ट रहते हैं, 50 क्वेश्चन नंबर 50 क्वेश्चन इंग्लिश के आते हैं। इसमें शॉकिंग चीज़ आपको ये पता चलेगी कि भाई पेपर सेकंड में जो है वो ओनली इंग्लिश पूछी जाती है 200 नंबर की, इंग्लिश ही इंग्लिश। बाकी सब्जेक्ट का उतना रोल ही नहीं है भाई, इंग्लिश से सिलेक्शन हो रहा है। यहाँ पे देखिए बैंक एग्जाम्स की बात कर लें तो भाई 30 क्वेश्चन प्री में इंग्लिश से आते हैं, 35 रीजनिंग से आते हैं, 35 नंबर के 35 क्वेश्चन इक्वांट से आते हैं। लेकिन यहाँ पे ट्विस्ट ये है कि भाई ये 35 क्वेश्चन के लिए 20-20 मिनट है, जिन्हें कि कोई 100% अटेम्प्ट कर ही नहीं पाता है। 100% अटेम्प्ट क्या होता है, इंग्लिश होता है। यहाँ पे फैक्टर क्या है, इंग्लिश काम करता है, इंग्लिश ही इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है, बैंकिंग में भी प्री में भी। मेंस की बात करें तो भाई 35 क्वेश्चंस 40 नंबर के आते हैं 40 मिनट में, ठीक है। जनरल अवेयरनेस 40 आते हैं, रीजनिंग के 45 और मैथ्स के यानी कि क्वांट के 35 आते हैं। यहाँ भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है बैंक में भी इंग्लिश, ठीक है भाई। और आप बस अपने आप को तैयार कीजिए ना, अपने आप में हिम्मत एक बांधिए कि मैं कर सकता हूँ, बाकी काम आप मुझ पे छोड़ दीजिए, ठीक है। कोई भी छोटा बच्चा आता है, कोई भी वो एक इंग्लिश में वर्ड कह देता है, वो भैया ये बता दो वो बता दो, मतलब शर्मसार हो जाते हैं लोग, है ना, कि यार वो छोटा सा बच्चा आ रहा है, वो कुछ भी कहे जा रहा है, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा। जितना भी पढ़ा लिखा हो, कुछ भी हो, अब कुछ समझ में ही नहीं आ रहा तो ऐसा लगता है जैसे भाई अनपढ़ हो गए हो। मुझे लगता है कि आपने भी ये सब चीज़ें कभी कभी ना कभी अपने जीवन में फेस की ही होंगी। इंग्लिश का होना बहुत ज़रूरी है, ये दुर्भाग्य है लेकिन सच है। इंग्लिश को आना बहुत ज़रूरी है, और ये 5-6 महीने आपकी ज़िंदगी बदल सकते हैं। ये 5-6 महीने आपकी ज़िंदगी बदल सकते हैं। अब देखिए कि आपको आपके चारों तरफ इंग्लिश है और आप घिरे पड़े हैं, है ना, आप घिरे पड़े हैं, आपको ये सीखनी होगी भाई, और ज़रूरी है और बहुत आसान है। इंग्लिश सबसे आसान सब्जेक्ट है, बहुत आसान है। जब हम पढ़ेंगे तो आप देखेंगे फ्लोलेसली आप पढ़े जा रहे हैं, कुछ करना ही नहीं पड़ रहा, बैठ के बस देखो जाओ क्लास, इस तरह से है ना। आप हिम्मत बांधिए और ये महसूस, ये बस विश्वास रखिए कि हो सकती है, बाकी काम आप मुझ पे छोड़ दीजिए। मुझे बहुत उम्मीद है कि आपको जो है समझ में आया होगा क्या होता है इंग्लिश में, क्या पढ़ना होता है, कैसे सवाल आते हैं, क्या होता है। और सिर्फ यही एग्ज़ाम नहीं, आपके एनडीए सीडीएस, है ना, और यूपीएससी के एनडीए सीडीएस एग्ज़ाम्स हैं, एसएससी के और बहुत सारे एग्ज़ाम्स हैं, आपके ईपीएफओ है, दुनिया भर के एग्ज़ाम्स में इंग्लिश पूछी जाती है। और सिर्फ एग्ज़ाम की ही बात छोड़िए, मैं तो कह रहा हूँ कि छोड़ो एग्ज़ाम को,
आप ये देखिए कि आपके व्यक्तिगत जीवन में इंग्लिश कितनी इम्पोर्टेंट है। इंग्लिश अगर आप पे नहीं आती है तो आप कितने भी पढ़े लिखे हो जाएंगे, आप उस तबके में नहीं जा सकते, उस लॉबी में नहीं जा सकते जिसको पढ़ा लिखा कहते हैं। क्योंकि जैसे ही आप घर से बाहर निकलेंगे, अपने गांव से, अपने क्षेत्र से बाहर निकलेंगे, आप देखेंगे कि जितने भी हाई प्रोफाइल लोग हैं वो सिर्फ इंग्लिश, वहाँ सिर्फ इंग्लिश है ना। कॉरपोरेट में कहीं चले जाएंगे इंग्लिश। अगर आप किसी भी कंपनी में भी जॉब करते हैं तो अगर आप आज 30,000 रुपये की जॉब करते हैं, सिर्फ इंग्लिश आना और ना आना इतना फ़र्क डाल देता है कि अगर उसी पॉइंट पे आप पे इंग्लिश आती है तो आपको 50-60 हज़ार सैलरी मिल रही होती है। जीवन पर्यंत ये आपका साथ नहीं छोड़ने वाली है। 5-6 महीने जम के पढ़िए, इंग्लिश पढ़िए, खूब अच्छे से पढ़िए, बहुत अच्छे से पढ़िए। पढ़ाएंगे कौन? पढ़ाएंगे हम। कैसे पढ़ानी है वो हम पे छोड़ दीजिए, ठीक है। और भाई अगर इतनी वीडियो आपने देख ली है तो सब्सक्राइब तो भाई बनता है, भाई सब्सक्राइब करो और शेयर करो यार। देखो आप कमेंट्स किया करो, बताया करो कैसा लगा, है ना। और आगे चलना चाहिए नहीं चलना चाहिए आप पे डिपेंड है ना। टू वे ट्रैफिक होता है ना। मैं अकेले अकेले बस आऊँ और पढ़ाए जाऊँ तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, कोई मज़ा भी नहीं है। आपसे आप बातचीत करिए, आप कमेंट्स के थ्रू आप बातचीत करिए, आप डाउट्स पूछिए, आपको कैसा लगा वो रिव्यू दीजिए, अच्छा लगा अच्छा लिख दीजिए, ये बुरा लगा बुरा कहिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एटलीस्ट आप कुछ जो है रिस्पॉन्स करिए, ठीक है। चलिए बाकी तो भाई मिलते हैं आप लोगों से फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए भाई